नमस्कार सभी को। आज हम रासायनिक समीकरण जो होती है उसको संतुलित कैसे करते हैं, उसको संतुलित करने की विधि क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण जो होती है उसको संतुलित करने की जो विधि होती है उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है उसका नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट का मतलब मारना, चोट मारना, ट्रायल मतलब कोशिश करते रहना। मतलब हिट एंड ट्रायल मतलब जब तक समीकरण संतुलित ना हो जाए तब तक आप उस कोशिश करते रहें, हिट करते रहें। तो रासायनिक समीकरण जो होती है उसको संतुलित करने की जो विधि होती है उसे हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब आइए हम एक उदाहरण की सहायता से जो हिट एंड ट्रायल विधि जो है उसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण है N2 प्लस H2 तीर का निशान NH3। अब ये रासायनिक समीकरण जो है ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है। तो इसको अगर हमें संतुलित करना है तो रासायनिक समीकरण जो होती है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उसके लिए ये एक हमने 9th क्लास में एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो 9th क्लास में एक टॉपिक था, उसको हमने पढ़ा था। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के होने से पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया के होने के पश्चात, ये देखिए ये जो इस तरफ जो है ये रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व की स्थिति है और ये रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात की स्थिति है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो द्रव्यमान जो होता है, कुल द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित रहता है। यही जो है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो ये जो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और रासायनिक समीकरण जो होती है वो अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे तो वो संतुलित समीकरण है, और अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन न करे तो वो जो होती है वो असंतुलित समीकरण होती है। तो ये N2 प्लस H2 तीर का निशान NH3, ठीक है, ये एक असंतुलित समीकरण है। ये कौन सी समीकरण है? असंतुलित समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना के लिए। अब इसको हम संतुलित करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो है ना, ये अणुसूत्र जो होते हैं, यौगिक और अणु के जो अणुसूत्र होते हैं, जैसे N2 जो है वो नाइट्रोजन का अणुसूत्र है, H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस का अणुसूत्र है, और NH3 जो है वो अमोनिया जो होती है उसका, अमोनिया यौगिक का अणुसूत्र है। तो इनको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ब्रैकेट में करने का मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें जो है हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय जो अणु हैं, जो यौगिक हैं, उनके अणु सूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे N2 जो है तो हम इसको N4 कर दें, ये गलत है। N3 कर दें, ये भी गलत है। NH3 जो है इसकी जगह हम N2H4 कर दें तो ये भी गलत है। N2H6 कर दें तो ये भी गलत है। तो ये जो अणुसूत्र जो है ना ये ब्रैकेट में कर दिया, यानी कि नाइट्रोजन का अणुसूत्र यही रहेगा N2, हाइड्रोजन का अणुसूत्र यही रहेगा H2, NH3 का अणुसूत्र यही रहेगा NH3, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो पहले इसको बॉक्स में कर दीजिए ताकि हम इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न करें, ठीक है। अब ये है कि हम संतुलित करने के लिए हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन का अणु जो है इसके आगे हम 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं
या H2 जो है इसके आगे हम 4 कर सकते हैं, NH3 जो है इसके आगे हम 2 कर सकते हैं। यानी कि जो ये अणु जो हैं उनकी संख्या में हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये हम ज़रूर कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं या हम इसको 4 कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। भाई इस तरह से हम इसकी संख्या को, अणुओं की जो संख्या होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं ताकि रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए। अणु सूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये तो पहला ये हो गया कि ये जो है अणु सूत्र इनको बक्से में कर दो, अणु सूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, जो अणु जो हैं उनकी, यौगिकों के जो अणु हैं उनकी संख्या में हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कम जैसे मान लो 3 है तो उसको हम 2 भी कर सकते हैं, 4 है तो उसको हम 1 भी कर सकते हैं। तो मतलब उसकी संख्या को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो है तो ये जैसे N2, दोबारा समीकरण लिखते हैं, प्लस H2 तीर का निशान NH3। अब दूसरा ये है, दूसरा इसमें नियम जो है, दूसरा इसमें जो पॉइंट वो है ये है कि जिन परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उनको पहले आप संतुलित कीजिए। ठीक है, तो जिन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो तो उनको हमें पहले संतुलित करना है ताकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में सुविधा हो। अब उससे पहले एक ये जो तीर का जो निशान है रासायनिक समीकरण को जो विभक्त करने के लिए, ये देखो रासायनिक समीकरण का ये तीर है और तीर के इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये तो क्रियाकारक या अभिकारक है और तीर के इसके राइट हैंड साइड में ये क्रियाफल और उत्पाद है। तो इसके नीचे आप एक लाइन खींच दीजिए और ये जो हो गई, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसमें जो क्रियाकारक होते हैं वो आते हैं और राइट हैंड साइड जो होती है उसमें जो क्रियाफल या उत्पाद जो होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, तो अभी ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसको अगर चेक करना है तो इसके लिए हम ये जो जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या को नोट करते हैं। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड दाईं तरफ नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, N2, N के नीचे 2 है यानी कि नाइट्रोजन के परमाणु जो हैं वो 2 हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन के परमाणु लेते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु H2, या में ये भी H के नीचे 2 है तो हाइड्रोजन के परमाणु हो गए 2। अब इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में क्रियाफल में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, N 1 है और हाइड्रोजन के नीचे ये 3 है तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो गई 3। तो अब देखिए ये संतुलित करने से पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के परमाणु हैं 2, हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2, इधर राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन के परमाणु हैं 1, हाइड्रोजन के परमाणु हैं 3, यानी कि समान नहीं है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो हमें इसको संतुलित करना है। तो दूसरा स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में जो रासायनिक समीकरण जो होती है उसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो परमाणु हैं, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु जो हैं, जैसे नाइट्रोजन तत्व के परमाणु, हाइड्रोजन तत्व के परमाणु, है ना, दोनों तरफ अलग अलग तत्वों के जो परमाणुओं की जो संख्या होती है उसको हम नोट कर लेंगे, उसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक होता है, तीसरा पॉइंट है कि N2 प्लस H2 तीर का निशान NH3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जो अपने जिन परमाणुओं की संख्या, जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है पहले उनको संतुलित करेंगे। जैसे इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें NH3 हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है तो पहले उस तत्व के परमाणुओं को संतुलित करेंगे जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या जो है वो ज़्यादा हो। तो इसमें हाइड्रोजन जो है इसको पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो ये लीजिए, जैसे हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर 2 है तो इसके आगे हम 3 लगा देते हैं तो ये हो गया 3H2। ठीक है, और ये हो गया NH3, 3H2 NH3। अब देखिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 3 × 2, 3 दूनी 6। इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, H3, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु है 3।
ठीक है। तो अब इधर तो 6 हो गए, इधर 3 हो गए, तो अब हम इसके आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है, 2NH3 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के परमाणु इधर कितने, 3 दूनी 6, और इधर कितने हैं, 2 × 3, यानी कि इधर भी 6 हो गए। अब नाइट्रोजन परमाणु की संख्या देखते हैं, तो इधर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2, इधर नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो अब दोबारा से हम वही नीचे की तरफ लाइन खींचते हैं लास्ट में। अब इधर नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या देखते हैं, N2 यानी कि 2, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर देखते हैं, 3 दूनी 6, तो ये हो गई 6। अब इधर भी देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, तो ये भी देखते हैं, 2 × 3 यानी कि 6। तो इधर भी ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इधर भी 6, इधर भी 6, इधर नाइट्रोजन परमाणु की संख्या इधर भी 2, इधर भी 2। तो ये रासायनिक समीकरण जो है वो हमारी संतुलित हो गई। तो ये जो है वो हमने समीकरण को संतुलित कर दिया। बहुत ही आसान तरीका है। इसमें परीक्षक में इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न जो हैं वो ज़रूर आते हैं हर बार बोर्ड की परीक्षा में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना। अब ये तो हमने एक समीकरण को संतुलित किया, एक उदाहरण को संतुलित किया। अब एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि एक परमाणु है, मान लीजिए हम परमाणु लेते हैं Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Ca ये कैल्शियम तत्व का परमाणु है, तो ये इसकी संख्या है 1। अब OH ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, OH। अब इसके दोनों के बाहर की तरफ होल स्क्वायर है, दोनों ब्रैकेट में बंद है, और इसके यहाँ पे 2 का निशान है, 2 संख्या है। तो इसका मतलब ये होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पर ये 2 का गुणज जो है वो काम कर रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है उसके परमाणु भी 2 हैं, और हाइड्रोजन जो है उसके परमाणु भी 2 हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, तो 2 लगा देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उसके परमाणु, उसके जो अणु हैं वो 2 हो गए, मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो डबल हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 लगाने के बाद में कैल्शियम के परमाणु जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं पहले कितने थे, 2, अब 2 लगाने के बाद 2 × 2 4, तो ये हो जाएंगे 4। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के परमाणु जो थे पहले थे 2, अब 2 आ गया, तो 2 × 2 ये भी हो जाएंगे 4। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक चीज़ और है, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम, CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है Ca कैल्शियम, ये है C कार्बन, और ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का अणु है। अब इसमें कैल्शियम परमाणु है 1, कार्बन का परमाणु है 1, और ऑक्सीजन के नीचे 3 है, सिर्फ ऑक्सीजन के नीचे 3 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो हो गया 3, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम 2 लगाते हैं, मतलब इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये डबल हो गया, ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु हो गए। अब देखिए 2 लगाए तो कैल्शियम के परमाणु हो जाएंगे 2, कार्बन के परमाणु जो हैं वो भी पहले 1 था तो ये भी हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन जो है O3 था, ठीक है, तो पहले 3 थे, 2 की गुणा हो गई, तो 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है।